जय हिंद दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर ये है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। और ये घटना जो है 4 जून 2017 की है, जब एक 16 साल की लड़की को जॉब चाहिए होती है और जॉब दिलाने के बहाने एक वुमेन जिसका नाम शशि सिंह होता है वो कहती है कि चलो तुम्हें जॉब दिलाने के लिए मैं यहाँ के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से मिलाने ले जाती हूँ। वो जॉब दिलाने के बहाने उस लड़की को कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे ले जाती है और वहाँ पे उसके साथ होता है और बाद में उस लड़की को वहां से डरा धमका करके भेज दिया जाता है कि इस बात का अगर किसी को भी पता चला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तो वो लड़की कई दिनों तक डरी सहमी रहती है और इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद ये बात उसने अपनी मम्मी को और अपने घर में बता दिया। तो बाद में उसकी जो फैमिली होती है वो केस करने के लिए पुलिस में एफआईआर करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है उसकी एफआईआर तक नहीं लिखती है और एफआईआर लिखवाने के लिए वो एसपी और बड़े बड़े अधिकारियों के पास तक जाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ हासिल नहीं होता है। फिर वो सीएम योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखती है जिसमें इस पूरी घटना को वो बताती है और वो एफआईआर लिखने की दरख्वास्त करती है, लेकिन फिर भी एफआईआर नहीं लिखा जाता है। इन सब चीज़ों से परेशान होकर जो लड़की होती है वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रेसिडेंस के पास जाके अपने आप को जला देने की धमकी तक देती है। उसके बाद कहीं जाकर इस एमएलए के ऊपर एफआईआर हो पाती है, जो कि बीजेपी का ही सिटिंग एमएलए था उस समय। बाद में जब एफआईआर भी लिख ली जाती है तो उसके बाद इनके परिवार को डराने धमकाने का सिलसिला स्टार्ट होता है। एक बार क्या होता है, जो इनके पिता होते हैं उनको कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह और उनके साथी मिलकर के इतना मारते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और इस चीज़ की कार्रवाई करते वक्त पुलिस जो है अतुल सिंह को पकड़ने की जगह उसके पिता को ही पकड़ लेती है पुलिस और उसके ऊपर एक फॉल्स केस लगा देती है जो 18 साल पुराना था, इलीगल आर्म्स एक्ट का। और उसके बाद अगले ही दिन उसकी जो डेथ है वो पुलिस कस्टडी में हो जाती है और उस पुलिस कस्टडी के डेथ को छुपाने के लिए हनन फानन में उसकी जो बॉडी है उसको जला दिया जाता है। और इस घटना के बाद ये जो इंसिडेंट है वो पूरे देश में न्यूज़ बटोरता है और उसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इस केस को पुलिस से लेकर के सीबीआई के पास सौंप देती है और ये केस अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने लगती है। फिर क्या होता है, 28 जुलाई 2019 में जब वो विक्टिम अपने वकील और अपने 2 बुआ के साथ कोर्ट जा रही होती है, तभी एक ट्रक जिसका नंबर प्लेट छुपा हुआ था वो आकर के उस कार में टक्कर मार देता है और उसमें उनकी दोनों जो बुआ होती हैं वो वहीं पे डेथ हो जाती है और जो उसका वकील होता है वो भी बाद में जाकर डेथ हो जाता है। और ये जो विक्टिम है वो भी काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन वो बच जाती है। इतना सब होने के बाद भी जब ये पूरा केस इन्वेस्टिगेट होता है और कोर्ट में ट्रायल चलता है तो कोर्ट 16 दिसंबर 2019 को कुलदीप सेंगर को कन्विक्ट कर देती है इस मामले में और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देती है। और जो विक्टिम के पिता के मारने में इस कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ था, इस वजह से भी उसे 10 साल का अलग से कन्विक्ट किया जाता है। और फिर आता है दिसंबर 2025, जब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की अपील सुन रही थी, तब उसने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को बेल ग्रांट कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश है और कहा जा रहा है ये जस्टिस नहीं है बल्कि इनजस्टिस है। तो कानून में ऐसा कौन सी चीज है जिसका इंटरप्रिटेशन करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कन्विक्ट रेपिस्ट को बेल दे दी है और जो उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी उसे भी बदल करके 7 साल का कर दिया है। आइए इस वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। देखिए, पॉक्सो एक्ट 2012 जो है वो बनाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए, यानी जो भी 18 साल से कम है उसे सेक्सुअल ऑफेंस से बचाया जा सके। इसमें मेनली 2 तरह के प्रावधान है जो कि सेक्सुअल ऑफेंस से किसी भी चिल्ड्रन को बचाने के लिए बनाया गया है। पहला प्रावधान ये है कि अगर कोई पर्सन किसी चिल्ड्रन को यानी कि 18 साल से जो कम उम्र है उसके साथ सेक्सुअली पेनिट्रेट करता है तो उसको कम से कम 10 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। दूसरा जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 5 में, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी अथॉरिटी पे है या फिर किसी पब्लिक पोस्ट पे है वो इस तरह की हरकत करता है तो उसके लिए हार्शर पनिशमेंट दिया गया है, यानी कि कम से कम उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर उसे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और हमारे जो इस केस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने कुलदीप सिंह सेंगर को, जो एक एमपी भी था, उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी। लेकिन इसी चीज को चैलेंज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा गया कि जो पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें जो एमपी है वो इंक्लूड नहीं होता है। पब्लिक सर्वेंट का जो रियल डेफिनेशन है वो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी से लेना होगा और वहां पे जो प्रोविजन है सेक्शन 21 में, उस प्रोविजन के अंडर कोई भी एमपी या एमएलए है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन के अंडर नहीं आता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो डेफिनेशन है इसका इंटरप्रिटेशन आया कहां से। तो 1984 का एक केस है आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुलय।
इस केस में क्या हुआ था कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगे थे और करप्शन के एलिगेशन में उन्हें अपने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो एमएलए तो रहे ही थे। और ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो 5 जजेस की बेंच ने ये डिसाइड किया कि जो एमएलए और एमपी होता है वो डायरेक्टली लोगों से चुन के आता है और वो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड नहीं करता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट ना होकर के लेजिस्लेटिव का पार्ट होता है। इसका मतलब वो कोई गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन होल्ड नहीं करता है, और अगर गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन होल्ड नहीं करता है तो वो एक पब्लिक सर्वेंट भी नहीं है। इस तरह का इंटरप्रिटेशन 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने ये आर्ग्यू किया कि जो पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 5 में जो पब्लिक सर्वेंट लिखा हुआ है उसका जो डेफिनेशन है वो खुद पॉक्सो एक्ट में नहीं दिया गया है, तो जो ये डेफिनेशन है उसको सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी से लेना पड़ेगा। और वहां पे 1984 के केस में एमएलए को एक पब्लिक सर्वेंट नहीं माना है, तो इस केस में भी इसे पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो उसके ऊपर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का भी चार्ज नहीं लगाया जा सकता, जिसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम। दूसरा जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट किया गया है कुलदीप सिंह सेंगर के वकील के द्वारा वो ये है कि जो विक्टिम है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कई जगह अलग अलग बताई गई है। उसके जो स्कूल है जहाँ से वो पढ़ती थी उसमें उसका डेट ऑफ बर्थ है वो 2001 दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कूल की डायरी है उसके अंदर उस लड़की का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो लड़की घटना के टाइम पे 18 साल से ज्यादा थी। और जब ऐसा एज का कंफ्यूजन होता है तो उस समय एक ओसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि जो विक्टिम है उसका एज कितना है। लेकिन इस ओसिफिकेशन टेस्ट का एक डिमेरिट ये है कि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता है कि वो कितने साल का है, इसमें जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 2 साल का हो सकता है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि विक्टिम की एज 17 साल है तो उस ओसिफिकेशन टेस्ट में उसका एज 19 साल भी आ सकता है और 15 साल भी आ सकता है, तो मार्जिन ऑफ एरर 2 साल लेके चलना पड़ता है। नाउ इस केस में क्या हुआ, तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने ये आर्ग्यू किया कि जो मार्जिन ऑफ एरर है वो 2 साल का है और इसका बेनिफिट जो है विक्टिम को नहीं बल्कि एक्यूज को मिलना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट्स में पहले से मेंशन है। और इन दोनों आर्गुमेंट को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और इस वजह से कि जो कन्विक्शन है वो तो बनी रही, लेकिन जो कन्विक्शन है वो पॉक्सो के अंडर ना करके आईपीसी सेक्शन 376 के अंदर आया, केवल रेप का केस बना, जिसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल की दी गई है। और जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो ऑलरेडी 7 साल 4 महीने से जेल में बंद था, इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। लेकिन क्या ये फैसला सही है? देखिए, मेरे हिसाब से ये फैसला बिल्कुल ही गलत है और इसको री इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। और अगर देखा जाए कि ये री इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, AR अंतुले का केस जहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन किया गया था वो 1984 में डिसाइड किया गया था 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके 4 साल के बाद यानी 1988 में लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। उसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन थी उसे बदल दिया गया, यानी कि उसमें यह लिखा गया कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हो और पब्लिक ड्यूटी निभाता हो वो पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। इसका मतलब कोई भी एमएलए कोई भी एमपी इस डेफिनेशन के अंडर आते हैं और इसके अंडर कोई भी एमएलए या एमपी अगर करप्शन करता है तो उसे पब्लिक सर्वेंट मानते हुए उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो यही जो इंटरप्रिटेशन है वो इस केसेस में क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो एक स्पेशल एक्ट है और जो पॉक्सो एक्ट है वो भी एक स्पेशल एक्ट है। तो कभी भी जब स्पेशल एक्ट होता है उसकी डेफिनेशन जो है कभी भी स्पेशल एक्ट से लेनी चाहिए, ना कि एक जनरल एक्ट से। जब ऑलरेडी एक स्पेशल कानून अवेलेबल है जिसके अंडर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में एमएलए और एमपी को लाया गया है, वही चीज पॉक्सो एक्ट में भी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक स्पेशल एक्ट है और इसे भी बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।